Assalamu alaikum students, welcome you to Software Design and Architecture course. We are here with lecture number 9 and I hope you have covered the previous architectures that we did in the lecture before this one and the one before that. सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का जो मेजर मॉड्यूल है हम अभी उस पर बात कर रहे थे और उसके अंदर हमने एक दो आर्किटेक्चरल फैमिलीज हम ऑलरेडी उसकी कवर कर चुके हैं. ठीक. सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, let's begin with a little recap of what software architecture is. Software architecture is the high abstraction definition of a software. So simply put, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है? एक हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे एक सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है, एक सॉफ्टवेयर की डिस्क्रिप्शन है, एक सॉफ्टवेयर की तारीफ है कि सॉफ्टवेयर किस फॉर्मेट में होगा. So what's so special about the software architecture? The software architecture deals with only the system level entities. ठीक. सिस्टम लेवल एंटिटी से हमारी क्या मुराद है? सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर लार्जर एलिमेंट्स को कंपोज करके लार्जर एलिमेंट्स की बेसिस के ऊपर अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, स्मॉलर डिटेल से कंसर्न नहीं होता. ठीक. आर्किटेक्चर का मकसद क्या है कि लार्जर एलिमेंट्स, उनकी कॉम्पोजिशन, उनका एक दूसरे की निस्बत से स्ट्रक्चर कौन किधर प्लेस होगा, फिर उनके कनेक्शंस, which module gives input to which other one and receives output from which other one. इनका डिसीजन कौन सा एक कंपोनेंट कौन से दूसरे कंपोनेंट से किस तरह इंटरैक्ट करता है, क्या उसको इनपुट देता है, क्या उसकी आउटपुट इसको रिसीव होती है, इसकी डिटेल्स. एंड देन द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज द कंस्ट्रेंट्स दैट आर अप्लाइड ऑन अ पर्टिकुलर आर्किटेक्चर. तीसरी अहम बात यह है कि इसी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन की वजह से स्ट्रक्चर को डिफाइन करके और उनके आपस के इंटरैक्शन को डिफाइन करके जो कंस्ट्रेंट्स हमारे पास आते हैं वो मेंशन करने. ठीक है. अब ये स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर की वजह से कंस्ट्रेंट्स क्या थे, इसकी सबसे आसान जो है एग्जांपल वो हमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में मिलती है. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक क्लाइंट आर्किटेक्चर और एक क्लाइंट कंपोनेंट और एक सर्वर कंपोनेंट. और इन दोनों की कम्युनिकेशन में हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या है कि क्लाइंट सिर्फ रिक्वेस्ट पुट कर सकता है और सर्वर सिर्फ रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दे सकता है. Last time what we did in the last lecture was we saw the introduction to architectural styles. Architectural styles किसको कहते हैं? इसमें हमने ये देखा था कि स्टाइल एक खास तरह के पैटर्न को, एक खास तरह की तरतीब को दिया हुआ नाम है. ठीक है. तो किसी भी प्रॉब्लम के लिए एवरी टाइम यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ वन पर्टिकुलर डोमेन, वन पर्टिकुलर टाइप, व्हाट यू डू इज यू सेट वन सोल्यूशन फॉर इट. ठीक है. एक तरह के मसले के लिए एक तरह का ही सोल्यूशन हर बार हम प्रपोज करते हैं. आर्किटेक्चर की टर्म्स में ये सोल्यूशन किस फॉर्मेट में होता है, किस तरह का होता है? आर्किटेक्चर की टर्म्स में हम इस तरह करते हैं कि हम कंपोनेंट्स डिफाइन कर देते हैं, हम उनके कनेक्टर्स और उनकी constraints define कर देते हैं. So what architectural styles are? Architectural styles are: 1, they are the architectures; 2, they are tried and tested solutions for any problem domain; 3, they define the components and the constraints on those components; 4, because of these constraints they have some advantages or disadvantages. ठीक है. तो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स क्या हैं? पहली बात तो ये कि आर्किटेक्चर्स ही हैं. ठीक है. दीज आर आर्किटेक्चर्स. स्टाइल्स का नाम इन्हें क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ये एक खास तरतीब से बने हुए हैं. ठीक है. जिस तरह अगर आप गाड़ियों को ही ले लें तो बाय क्लासिफिकेशन तो सारी 4 व्हीलर्स गाड़ियां हैं, लेकिन गाड़ियों के स्टाइल्स डिफरेंट हो सकते हैं. ठीक है. उनकी मेक और मॉडल्स डिफरेंट हो सकते हैं, उनके ब्रांड्स डिफरेंट हो सकते हैं. तो इसी तरह आर्किटेक्चर, सारे जितने आर्किटेक्चरल स्टाइल्स की हम बात करते हैं ये सब है तो आर्किटेक्चर्स ही, लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट है. डिफरेंट किस बात पे है, कौन सी इनकी क्लास, व्हाट मेक्स देम डिफरेंट, क्यों डिफरेंट है? क्योंकि दे सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स. जिन प्रॉब्लम डोमेन्स के लिए हमने क्रिएट किए हैं वो डिफरेंट है. ठीक है. अच्छा, अब आर्किटेक्चरल स्टाइल हमें देता क्या है, किस फॉर्मेट में होता है? ये हमें कंपोनेंट्स और उनके कनेक्शंस ही देता है, उनके कंस्ट्रेंट्स ही बयान करता है. और इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, हमने ये बनाए क्यों? एक तो ये कि हमारा काम आसान हो गया,
जब भी एक खास तरह का प्रॉब्लम आता है तो हम उसके लिए वही पुराना सोल्यूशन दोबारा लगा लेते हैं, ठीक है, बिकॉज वी नो दैट दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशंस वर्क फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप। ठीक, एक ही तरह का मसला जब भी हमारे पास आएगा तो हम उसके लिए वही पुराना सोल्यूशन दोबारा लगा लेंगे, ताकि हमें पता, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला सोल्यूशन काम करता है, ठीक है। बाकी जो भी थोड़ी बहुत डिटेल्स होंगी ऑफ कोर्स वो हम ऐड करेंगे, वो आपके अपने एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की निस्बत से चीजें ऐड होती हैं, लेकिन जो जनरल आइडिया है, जो लार्जर कंपोनेंट्स हैं, जो आर्किटेक्चर वाले कंपोनेंट्स हैं, वो प्रिटी मच सेम रहते हैं, ठीक है। तो एंड में हमारे पास क्या आता है, एक लिस्ट फवायद की, नुकसानात की या लिमिटेशंस की, कि अगर आप ये पैटर्न लगा दें तो क्या एडवांटेजेस आप ले सकते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस आपको होंगे, और क्या इस पैटर्न की लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस बेसिकली डिफाइन द थिंग्स दैट आर आउट ऑफ द स्कोप फॉर एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। लिमिटेशंस ये डिफाइन करते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी इस तरह की चीजें हैं जो किसी आप सोल्यूशन से हासिल कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो उसके स्कोप के अंदर फॉल नहीं करती। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट लिया था हायरार्किकल आर्किटेक्चर के साथ, और हायरार्किकल आर्किटेक्चर्स में हमने ये देखा था कि हायरार्किकल आर्किटेक्चर्स वो हैं जो कंपोनेंट्स को डिफरेंट लेयर्स के ऊपर या डिफरेंट लेवल्स के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं। कंपोनेंट्स डिफरेंट लेयर्स के ऊपर प्लेस अपनी प्रॉपर्टीज की वजह से होता है। सिमिलर कंपोनेंट्स आर प्लेस्ड ऑन अ लेयर and multiple layers are arranged such that the combination of all the components ends up in a working software, ठीक है। सिमिलर कंपोनेंट्स या एक जैसे कंपोनेंट्स हम एक पर्टिकुलर लेयर के ऊपर डाल देते हैं और फिर लेयर्स का कॉम्बिनेशन इस तरह से क्रिएट करते हैं कि उस कंप्लीट कॉम्बिनेशन से हमारे पास एंड में एक वर्किंग सॉफ्टवेयर बन जाता, ठीक है। इसमें फिर हमने ये देखा था कि लेयर्स के लिए या लेवल्स के लिए खास बात क्या है कि हर लेयर नीचे से डाटा रिसीव कर सकती है और ऊपर को डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं। एट एवरी लेयर और एट एवरी लेवल every component can provide a service to the component above it and a request for service from a component below it, ठीक है। इसके अंदर हमने लेयर्ड आर्किटेक्चर ही देखा था, और फिर लेयर्ड आर्किटेक्चर के हिसाब से हमने वी सॉ अ कपल ऑफ एग्जांपल्स। हमने देखा था एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम भी देखा था, हमने ये भी देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्राइमरीली बेसिकली लेयर्ड आर्किटेक्चर के हिसाब से ही बने हुए होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमने किए डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर्स, और डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर्स में हमने पर्टिकुलरली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर किया था, ठीक है। आज भी इंशाल्लाह हम इसी को थोड़ा आगे लेके चलेंगे। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या खास बात क्या है, एक तो सिंपलिस्टिक है, आपके पास क्लाइंट्स हैं, आपके पास सर्वर्स हैं, ठीक है। फिर ये इनहेरेंट टू द वेब डोमेन है, आपको इंटरनेट पे जितनी एप्लीकेशंस मिलती हैं वो प्राइमरीली क्लाइंट सर्वर में ही बनी हुई होती है, ठीक। फर्दर और भी आर्किटेक्चर्स फॉलो करके बनाई जा सकती हैं, लेकिन इनहेरिट या उनका इंट्रिंसिक आर्किटेक्चर जो है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ही है, ठीक। फिर क्लाइंट सर्वर के कंपोनेंट्स क्या हैं, क्लाइंट सर्वर के मतलब हम बार बार बात कर रहे हैं कि जब भी आर्किटेक्चर का आप जिक्र करते हैं तो आप तीन चीजें बयान करते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके कनेक्टर्स क्या हैं और कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। उसी रेफरेंस से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स क्या हैं, क्लाइंट्स हैं और सर्वर्स हैं, ठीक है। क्लाइंट क्या है, कोई भी इस तरह का प्रोसेस जो कि रिक्वेस्ट पुट करने की एबिलिटी रखता हूँ, ठीक है। चाहे ये प्रोसेस एक इंडिपेंडेंट मशीन पे है या उस मशीन पे है जिसपे 3-4 क्लाइंट्स और भी चल रहे हैं, 3-4 क्लाइंट प्रोसेसेस और भी रन हो रहे हैं। क्लाइंट का मकसद क्या है, एनी प्रोसेस दैट हैज द एबिलिटी टू रिक्वेस्ट फॉर अ सर्विस, ठीक। एंड देन वीव गॉट सर्वर्स। सर्वर्स क्या है, एनी प्रोसेस दैट हैज द एबिलिटी टू प्रोवाइड अ सर्विस। सर्विस क्या है, वो प्रोसेसेस जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। किनको, हमें से क्या मुराद है, क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक। दूसरी फिर बात क्या थी, कनेक्टर्स की। अब जब इससे पहले हमने पढ़ा था, लेयर्ड पढ़ा था, तो लेयर्ड में हमने कहा कि कनेक्टर्स क्या होते हैं, हमारे प्रोसीजर कॉल्स होते हैं या फंक्शन कॉल्स होती हैं। और क्लाइंट सर्वर में ये मेंशन करना जरूरी है कि क्लाइंट सर्वर में कनेक्टर्स में हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क भी इन्वॉल्व होता है,
ठीक है. The connectors are not just the method calls or procedure calls but also the communication network. Remember this, सॉफ्टवेयर की टर्म्स में दो मॉड्यूल्स, दो एंटिटीज, दो क्लासेस, किसी भी दो चीज़ों के बीच में जब भी कम्युनिकेशन हो रही होगी तो वो किसी प्रोसीजर कॉल, किसी डाटा पासिंग के थ्रू ही हो रही होगी. दैट इज व्हाट सॉफ्टवेयर आर इन नेचर. सॉफ्टवेयर का मकसद ये क्या है कि दो कोई चीज़ें आपस में कम्युनिकेट करती हैं, बात करती हैं, तो वो कैसे करते हैं, वो एक क्लास दूसरी क्लास के किसी फंक्शन को कॉल कर रही होती है या एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम के किसी फंक्शन को एक्सेस कर रहा होता है, कोई डाटा वो उसको पास कर रहा होता है, कोई फंक्शन को पैरामीटर्स जा रहे होते हैं, कोई फंक्शन से रिटर्न्स वैल्यूज आ रही होती हैं, या हम डाटाबेस को क्यूरी कर रहे होते हैं, डाटाबेस में कुछ चीज़ें इंसर्ट करने के लिए कोई डाटा उसको सेंड कर रहे होते हैं, या डाटाबेस में से कोई चीज़ रिटर्न करने के लिए हम कोई सेलेक्ट लगा रहे हैं, वापस हमारे पास डाटा आ रहा है. तो all of the communications between softwares, either they be between the components or from one software to another, do occur in the form of method or procedure calls or through data or file passings. ठीक है. क्लाइंट सर्वर में याद रखें, क्लाइंट सर्वर फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर्स हैं, फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर्स हैं. तो उससे मुराद क्या है कि क्लाइंट सर्वर में एक मशीन के ऊपर एक क्लाइंट हो सकता है जिसका, और दूसरी मशीन के ऊपर सर्वर हो सकता है जो कि एक ही जियोग्राफिकल लोकेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहे. और अगर वो जियोग्राफिकल लोकेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो उनकी कनेक्शन के लिए कोई आपको हार्डवेयर मीडियम भी चाहिए होगा, कोई तार चाहिए होगी जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ती है. ठीक है, कोई कनेक्शन हमें चाहिए होगा, हमने कोई केबल लगाई हुई है दैट कनेक्ट्स वन कंप्यूटर सिस्टम टू द अदर कंप्यूटर सिस्टम, और फिर कम्युनिकेशन हमारी हो रही है. ठीक, इसमें दो मेजर कैटेगरीज थी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर, एंड दोज वर टू टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स और मल्टी टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स. ठीक है, टू टियर क्लाइंट आर्किटेक्चर्स क्या है कि जहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो प्रोमिनेंट कंपोनेंट्स हैं, एक क्लाइंट का कंपोनेंट है और एक सर्वर का कंपोनेंट है. सिंगल सर्वर है, मतलब सर्वर की टाइप एक ही है, वो या तो एप्लीकेशन सर्वर है या फिर वो वेब सर्वर है जो कि सारे क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है. ठीक है, उसी सर्वर के साथ आप जितने मर्जी फर्दर कंप्यूटर सिस्टम्स, फर्दर क्लाइंट्स कनेक्ट कर लें. इसके अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज थी, हमारे पास थिन क्लाइंट्स थे और हमारे पास फैट क्लाइंट मॉडल्स थे. और थिन क्लाइंट मॉडल्स वो हैं कि जिनमें your client has only the presentation aspects installed on it. The client only deals with the presentation or user interface aspects. Thin clients वो हैं जिसमें क्लाइंट के पास खाली प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट्स होते हैं, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, यूज़र इंटरफेस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, बाकी कुछ भी हैंडल करना जो है वो क्लाइंट का काम नहीं है. बाकी की सारी प्रोसेसिंग, एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग, बिजनेस लॉजिक की इम्प्लीमेंटेशन, डाटा की स्टोरेज, डाटा की मेंटेनेंस, डाटा की प्रोसेसिंग, वो सारे के सारे काम जो है वो सर्वर के. ठीक है, दूसरा हमारे पास इसमें मॉडल क्या था, फैट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. फैट क्लाइंट आर्किटेक्चर के अंदर क्या है कि आपकी प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट्स के अलावा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग भी क्लाइंट के ऊपर आकर हुई है. इसमें फिर हमने एटीएम वाली एग्जांपल भी देखी थी कि कुछ अमाउंट ऑफ काम जो है वो आपका क्लाइंट खुद ही कर रहा है और जो मेजर काम है उसके लिए अभी भी हम सर्वर के साथ ही कनेक्ट हो रहे हैं. Some amount of processing ability does lie on the client, but the major or large portion of the processing is still done by the server. ठीक है, तो फैट क्लाइंट में क्या है कि हमने काम थोड़ा सा बांट दिया है, कुछ काम एक जगह हो रहा है, कुछ काम दूसरी जगह हो रहा है, लेकिन फिर इसके अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं. स्केलेबिलिटी तो इम्प्रूव हो जाती है लेकिन मेंटेनेबिलिटी थोड़ी मुश्किल हो जाती है. फिर जो इसमें दूसरी चीज़ हमने देखी थी वो थी हमारे पास मल्टी टियर्ड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स. मल्टी टियर्ड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स में क्या था कि इंस्टेड ऑफ overloading just one server, what we did was we created multiple servers and all of them were of different kind, designated to doing their one particular job, and that job or that task
was their own sole responsibility. ठीक है, हमने मल्टी टियर क्लाइंट आर्किटेक्चर्स, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स के अंदर क्या किया कि अपने सर्वर्स का नंबर इंक्रीज कर दिया. ठीक है, अब क्या है कि सर्वर्स इंक्रीज हो गए हैं, तो सर्वर्स याद रखिएगा सर्वर्स एक ही टाइप के नहीं है, सर्वर्स डिफरेंट टाइप के हैं. हमारे पास एक एप्लीकेशन सर्वर है, वी गॉट अ डेटाबेस सर्वर, वी मे हैव अ फाइल सर्वर और एन ऑडियो और वीडियो सर्वर. ये सारे सर्वर्स अपनी अपनी टास्क्स के लिए स्पेशलाइज्ड है. ये सारे सर्वर सिर्फ अपना ही काम कर रहे हैं. डेटाबेस सर्वर का काम खाली डेटाबेस की मैनेजमेंट है, डेटाबेस के जितने ऑपरेशंस हैं वो कर सकता है, लेकिन बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता. ठीक है, इसी तरह फाइल सर्वर है. द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फाइल सर्वर इज टू होल्ड फाइल्स and enable other clients or other components to access those files. अब फाइल सर्वर कैन आपकी कोई बिजनेस प्रोसेसिंग नहीं करेगा. बिजनेस प्रोसेसिंग क्या करेंगे, वो हमारे वेब सर्वर्स करेंगे या हमारे एप्लीकेशन सर्वर्स करेंगे. ठीक है, तो इस तरह काम डिवाइड करने से क्या है कि आपके पास सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं रहा. ऐसा नहीं है कि बस एक सर्वर डाउन होगा तो सारा ही खत्म हो जाएगा. रादर ये है कि हमारे पास हर एस्पेक्ट जो है वो अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन कर रहा है, तो इससे परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है. अब हर कंपोनेंट, हर सर्वर अपना काम करता है, तो वो ज्यादा आराम से तेजी से कर सकता है उसको. ठीक है, इन्हीं डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर्स के बाद के अंदर हमारे पास जो है वो जो दूसरी कैटेगरी है वो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स की है. ठीक है, सर्विस ओरिएंटेड हमारा आज का एजेंडा, इसी को हम डिटेल से देखेंगे. द फर्स्ट थिंग आईड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू इज सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर इज अ रिलेटिवली न्यूअर आर्किटेक्चर. जो बाकी आर्किटेक्चर्स हमारे पास जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ऐसे भी हैं कि जिनको 20-20, 30-30 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हुए, कुछ को तो 40-50 साल भी हो गए. दे बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, सर्विस ओरिएंटेड इनकी रिस्पेक्ट से थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है. वैसे तो बहुत इंटायरली नया ये भी नहीं है, इसको भी बहुत सारे साल हो गए, बट रिलेटिवली दैट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट. सर्विस ओरिएंटेड हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स की कैटेगरी के अंदर फॉल करता है. ठीक है, तो सर्विस ओरिएंटेड ही बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर्स है. तो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर्स थे क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर्स क्या है? दे आर अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटेशनल एंड स्टोरेज डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क. ठीक, इसमें हमने क्या बात की थी कि दो एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास इसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर, कि ये कलेक्शन है कंप्यूटेशनल और स्टोरेज डिवाइसेस के. ठीक, यहाँ पे आपको एक बात पहले भी जो आपको कही थी याद रखने को, कि ये कंप्यूटेशनल और स्टोरेज डिवाइसेस हैं. कंप्यूटेशनल से मुराद बिजनेस प्रोजेक्ट, बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंट होगी, और स्टोरेज डिवाइसेस जिस तरह हमारे पास डाटाबेसेस या फाइल स्टोरेजेस हैं. ठीक, तो ये इसी तरह है कि जैसे हम प्रीवियसली सर्वर्स की बात कर रहे थे, अब भी यही है कि कंपोनेंट्स हमारे पास वैसी ही एबिलिटी रखते हैं. हमारे पास ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो प्रोसेसिंग कर सकते हैं और ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो स्टोरेज कर सकते हैं. ठीक है, कनेक्टेड थ्रू अ कम्युनिकेशंस नेटवर्क. अब इस हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में कोई ना कोई कम्युनिकेशंस नेटवर्क इन्वॉल्व होता है फॉर देम टू बी एबल टू टॉक टू वन अनदर. कम्युनिकेशन बहुत सारे मेथड्स के साथ हो सकती है. ठीक है, मैसेज पासिंग, आप कोई वैल्यूज जो है वो शेयर कर रहे हैं, रिमोट प्रोसीजर्स कॉल्स एंड रिमोट मेथड इन्वोकेशंस. इसमें रिमोट की टर्म ये सिग्निफाई करती है कि ये सेम मशीन या सेम मशीन के ऊपर नहीं हो रहे, बल्कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड मशीन्स के ऊपर हो रहे हैं जो जियोग्राफिकली डिफरेंट फिजिकल लोकेशंस पे हैं. ठीक है, एक ही कंप्यूटर सिस्टम पे काम नहीं हो रहा, यहीं पे एक चीज नहीं पड़ी हुई. ऐसा नहीं है कि यहीं पे मेरा कॉलिंग सॉफ्टवेयर भी है, कॉल्ड सॉफ्टवेयर भी है. रादर ये हो रहा है कि ये नेटवर्क पे कहीं पड़े हुए हैं. एक सॉफ्टवेयर किसी और फिजिकल मशीन पे है, दूसरा सॉफ्टवेयर किसी और फिजिकल मशीन पे. डिस्ट्रीब्यूटेड, आई होप अब आपको डिस्ट्रीब्यूटेड का आइडिया परफेक्टली क्लियर है. डिस्ट्रीब्यूटेड की जब भी बात आए तो अपने दिमाग में क्लाइंट सर्वर वाली फिलॉसफी वो दोबारा याद कर लिया करें कि क्लाइंट सर्वर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड की सबसे कॉमन और सबसे आसान एग्जांपल है.
तो जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड समझना हो तो आप फॉरेन क्लाइंट सर्वर को देख लें कि अच्छा क्लाइंट्स किस तरह एग्जिस्ट करते हैं, सर्वर्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, और ये कैसे डिफरेंट फिजिकल लोकेशंस पे, कैसे डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट क्लाइंट सर्वर के अंदर ही डिफरेंट कंपोनेंट्स के अपने अपने काम होते हैं जो वो कर रहे हैं, और कलेक्टिवली मिलके हमें एक कंप्लीट रिजल्ट मिल रहा है यहाँ। अब इसी में नेक्स्ट है हमारे पास सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। अब सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर डील्स किस चीज से कर रहे हैं? सर्विसेज से। ठीक है, सॉफ्टवेयर की सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, और इन सर्विसेज को मिलाकर सर्विसेज की बेसिस के ऊपर हमने अपना आर्किटेक्चर क्रिएट किया। तो हम शुरू ही अपनी सर्विस की डेफिनेशन से करते हैं कि सर्विस कहते किस चीज को है। जब आप सर्विस की बात करते हैं सॉफ्टवेयर की टर्म्स में, तो हम किस चीज को रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, इंग्लिश की टर्म्स में तो सर्विस ये होती है कि आप किसी को कोई काम करके दे रहे हैं। एक तो प्रोडक्ट होता है और एक सर्विस होती है। ठीक है, प्रोडक्ट ये है कि आप किसी को फिजिकली कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, और सर्विस ये होती है कि आप उसका कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास अगर आप किसी कारपेंटर के पास चले जाएं तो वो आपको एक प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। आपने उसको कहा कि एक चेयर बना के दो, तो वो एक टाइम पीरियड के अंदर आपको एक पर्टिकुलर चेयर बना के देता है, और चेयर आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, आप उसकी कोई गुड पॉइंट्स, बैड पॉइंट्स उसको दिखा सकते हैं, क्या चेंज करना है, वाइट पॉलिश की बजाय ब्राउन पॉलिश कर दो, ऑल ऑफ दोज आर पॉसिबल। ठीक है, सर्विसेज इस तरह नहीं होती। सर्विसेज किस फॉर्मेट में होती हैं? सर्विसेज इस तरह हैं जैसे हमें लॉयर्स प्रोवाइड करते हैं या हमें डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक लॉयर को आप ये नहीं कह सकते कि ये इस तरह ना करो, इस तरह करो, क्योंकि ये सर्विस लॉयर की तरफ से प्रोवाइड हो रही है, ही इज द डोमेन एक्सपर्ट, तो वो आपको अपनी बेहतरीन नॉलेज के हिसाब से चीजें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सर्विस हमारी फिजिकल एंटिटी नहीं है, उसको डायरेक्टली जज नहीं कर सकते, उसके इफेक्ट्स पे जज कर सकते हैं। ठीक, ये याद क्यों रखना है? क्योंकि ये एग्जैक्टली इसी तरह कंप्यूटर में नहीं इस्तेमाल होता। सिमिलर है, services in computer sciences are a very similar idea to what services are in real world, लेकिन not exactly the same। तो डिफरेंस किधर फॉल कर रहा है? कब हम कह रहे हैं कि सर्विस जो है वो रियल वर्ल्ड की सर्विस से फर्क है? सॉफ्टवेयर की सर्विस इसी तरह एक्ट करती है जैसे सॉफ्टवेयर के बाकी प्रोग्राम्स एक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जैसे रियल वर्ल्ड में तो कहते हैं कि प्रोडक्ट तो एक हमारे पास हार्ड एंटिटी है, लेकिन सॉफ्टवेयर एक सॉफ्ट एंटिटी है। सॉफ्टवेयर की टर्म्स में एक एप्लीकेशन भी उतनी ही रियल है हमारे लिए जितनी एक सर्विस रियल है। जिस तरह एप्लीकेशन के लिए हम कोड क्रिएट करेंगे और एप्लीकेशन जो है चलाई जा सकती है, उसको कोई इनपुट आउटपुट दी जा सकती है, सर्विस भी इसी तरह है। सर्विस भी आप चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। सर्विस का भी कोड जो है वो कहीं ना कहीं पड़ा हुआ होगा। गिव सम पर्टिकुलर इनपुट, इट वुड प्रोवाइड यू विद सम पर्टिकुलर आउटपुट्स। सो अ सर्विस इज एन एप्लीकेशन, बट इट्स नॉट जस्ट दैट, इट्स मोर देन दैट। ठीक है, सर्विस है तो सॉफ्टवेयर ही, लेकिन वो सॉफ्टवेयर से ज्यादा भी है। ठीक है, एक रेगुलर सॉफ्टवेयर से अलावा भी इसके अंदर बातें हैं। अच्छा, अलावा क्या बातें? एक अगर हम जैसे हम बार बार इस कोर्स में एक दो एग्जांपल्स जो हैं वो हर लेक्चर में प्रीटी मच हम कवर करते हैं, उनको छेड़ते हैं। तो इसी तरह हमने पहले देखा था कि स्टूडेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम है। स्टूडेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम में हमने क्या किया कि हमने एक उसके अंदर मॉड्यूल पहले क्रिएट किया हुआ था। फॉर एग्जांपल एक इसको आप पर्सनल मॉड्यूल कह लें, जो पर्सनल डिटेल्स जो है स्टूडेंट्स की उनकी हैंडलिंग करता है। और इसी के ऊपर हमने एक रिजल्ट्स का मॉड्यूल क्रिएट किया हुआ था, और फिर इसके साथ हमने बाद में एक अटेंडेंस का मॉड्यूल क्रिएट करना था। तो अटेंडेंस के मॉड्यूल को भी इसके साथ एसोसिएट होना था, और रिजल्ट्स के मॉड्यूल को भी इसके साथ एसोसिएट होना है, क्योंकि इन एसेंस वो किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का ही बता रहे हैं, डायरेक्ट ताल्लुक सबका उसी स्टूडेंट के साथ ही। अब यहाँ पे इस चीज का ख्याल रखना जरूरी है कि अगर मैं अटेंडेंस का बाद में बना रही हूँ मॉड्यूल, और अटेंडेंस ने जो है आपके
पर्सनल इंफॉर्मेशन वाले मॉड्यूल के साथ ही इंटरेक्ट करना है तो ये एक जैसे ही होने चाहिए. For the software, for these two components of a software to communicate effectively one another, these should be similar. ठीक है, इनके बीच में जो हमारे पास interfaces होते हैं, those interfaces should be known to one another. जो data definitions हैं, those data definitions should be the same. जो हमारे computation के rules हैं, क्या इधर पास होता है, क्या उधर होता है, those should be similar. And most probably, मतलब नॉट कंपल्सरी बट मोस्ट प्रोबेबली इनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टूल भी सिमिलर होगा. ठीक है, ये तभी इफेक्टिवली कम्युनिकेट करेंगे अगर ये एक ही जैसे हैं, एक ही प्रिंसिपल पे बने हुए. ठीक है, एक ही जैसे से ये मुराद है मेरी कि एक ही प्रिंसिपल पे बने हुए. इनकी डाटा डिक्शनरीज एक ही तरह की हैं, जो इनके इंटरफेसेस हैं वो सिमिलर हैं, वो इनके इंटरफेसेस डायरेक्ट एक दूसरे से बात करने की एबिलिटी रखते हैं. जो इनके बीच में डाटा की पासिंग हो रही है वो डाटा की पासिंग किसी एक स्टैंडर्ड, सेम स्टैंडर्ड के ऊपर हो रही है जो टूल्स में बने हुए हैं. मतलब अगर एक एप्लीकेशन जावा में बनी हुई है और उसको दूसरी से कम्युनिकेट करना है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि दूसरी भी जावा में बनी हुई होगी. ठीक है, फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकती है. तो ये हमारे पास पुराना कॉन्सेप्ट है. दिस इज हाउ वी आर यूज्ड टू डूइंग थिंग्स, दिस इज हाउ वी यूजुअली डू थिंग्स. ठीक है, अब इसी तरह है कि मैंने एक एप्लीकेशन ये क्रिएट की थी, लेटर एक और एप्लीकेशन मैंने क्रिएट कर लिया है जो कि एम्प्लॉइज का डाटा स्टोर करती है. ठीक है, तो अब एम्प्लॉइज के लिए रिजल्ट्स और अटेंडेंसेस तो नहीं होते, लेकिन एक और चीज जरूर होती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन. और इनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी उसी तरह मैनेज होती है जिस तरह स्टूडेंट्स की ही मैनेज होती थी. अब ये सारा मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो रहा है. मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स थे और उसी के अंदर जो है वो एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड्स भी आ रहे हैं. अच्छा, मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ दूसरी चीजें स्टोर होती है. फॉर एग्जांपल हम ये कर लेते हैं कि कोई कोर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, कोई हमारे और अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. अब बाकी जो मेरे मॉड्यूल्स हैं दोज आर डिफरेंट और ये भी डिपेंडेंट इसी मॉड्यूल के ऊपर है. ठीक है, ये नॉलेज याद रखेगा, इसको हम बाद में भी इलाबोरेट करते हैं. ये भी इसी के ऊपर है और ये दोनों जो है एक ही जैसे बने हुए हैं, एक ही नहीं है दो मॉड्यूल दो दफा लिखे हैं मैंने. एम्प्लॉय के सिस्टम के साथ अलग लिखे हैं और स्टूडेंट के सिस्टम के साथ अलग लिखे हैं, लेकिन ये काम एक्चुअली एक ही कर रहे हैं. इनका जो अंडरलाइंग नक्शा है ना, जो इनका तरीका है, जो इनका प्रोसीजर है, दैट इज सेम, बट दे आर टू डिफरेंट मॉड्यूल्स बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद टू डिफरेंट parts of the software, two different components. The first is the personal information for students, so that is associated with the results and attendance, and the second is the personal information for the employees, so that is associated with the employees courses or employees accounts and other features and functionalities. ठीक है, अब ये सारे अगेन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे. जिसने अगर इसके साथ बात करनी है, इसके साथ बात करनी है, तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होगा. सर्विस क्या है? एक इसी तरह की एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, एक छोटी सी एप्लीकेशन है जो कोई एक काम आपको करके देता है और ये एक काम इंडिपेंडेंटली करके देता है. ठीक है, इसकी डायरेक्ट डाटा डिपेंडेंसीज नहीं है, इसकी टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसीज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंडेंसीज नहीं है. ये अपना काम करता है और सक्सेसफुली पूरा करता है. फिर क्या है कि मैंने एक ही पर्सनल इंफॉर्मेशन की सर्विस क्रिएट कर ली है, एंड व्हेन आई हैव रिक्वायर्ड आई हैव यूज्ड इट विद द रिजल्ट्स, व्हेन आई हैव रिक्वायर्ड आई हैव यूज्ड इट विद द अदर एम्प्लॉई सर्विसेज. ठीक हो गई बात. अब सर्विस क्या है इस सारे के साथ? सर्विस बाय डेफिनेशन क्या है? सर्विस बाय डेफिनेशन क्या है? एक बिजनेस फंक्शनैलिटी दैट इज वेल डिफाइंड, सेल्फ कंटेन्ड, इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर सर्विसेज. ठीक है, बिजनेस फंक्शनैलिटी है, हम काम जो है, हम जो करना चाह रहे हैं चीज, वो कोई ना कोई अपने सिस्टम की बात ही है. ठीक है, बिजनेस फंक्शनैलिटी हमारी उधर से ही अचीव हुई थी. जिस तरह मैंने कहा था कि पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, तो वो एक बिजनेस फंक्शनैलिटी है, वो एक काम है हमारे पास करने के लिए. दैट इज वेल डिफाइंड, जिसमें आपने ये चीज इंश्योर कर लिया कि क्या मुझे चाहिए क्या नहीं चाहिए.
और इसको क्लियरली डिफाइन कर लिया कि कौन सी इनपुट्स इसके अंदर आएंगी, कौन, तो फिर ये क्या आउटपुट्स देगा। आप अगर इस मॉड्यूल को स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर देते हैं इनपुट के तौर पे, तो ये उसकी पर्सनल डिटेल्स की एक फाइल आपको क्रिएट करके दे देता है आउटपुट के तौर पे। तो ये भी मालूम है कि रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा, और ये भी मालूम है कि रजिस्ट्रेशन नंबर किस फॉर्मेट में जाएगा। अल्फा न्यूमेरिक है, कैरेक्टर्स भी आएंगे, नंबर्स भी आएंगे, फिर इसी तरह आउटपुट्स भी मालूम है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड, उसके इंटरफेसेस डिफाइंड है, उसके डाटा का, उसकी बाकी चीज़ों का स्ट्रक्चर डिफाइंड है। एंड देन सेल्फ कंटेन्ड। सेल्फ कंटेन्ड किस तरह से कि इसको अपने काम के लिए किसी दूसरे मॉड्यूल, किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा। ये इट कैन डू दैट ऑल बाय इटसेल्फ। ठीक, एज लॉन्ग एज कि आपने रजिस्ट्रेशन नंबर ही दिया है और आपको फाइल ही चाहिए, अंदर का जितना काम है वो इंडिपेंडेंटली करता। ठीक, और तीसरी वही वाली बात, इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर सर्विसेज, ये किसी और सर्विस पे अपना काम पूरा करने के लिए डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, इस तरह से नहीं है कि अगर रिजल्ट्स वाला मॉड्यूल जब तक एक्टिवेट ही नहीं होगा तब तक मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन देख ही नहीं सकती। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंडिपेंडेंट है, वो जिस तरह से चल रही है उसी तरह से अपने अपने उस सिनेरियो के अंदर चल रही है, और वो रिजल्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं है अपना काम पूरा करने के लिए। ठीक है, एंड अब अहम बात शुरू हुई, पब्लिश्ड एंड अवेलेबल टू बी यूज्ड थ्रू अ स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये वेल डिफाइंड और सेल्फ कंटेन्ड वाली बात तो हम सॉफ्टवेयर में पहले भी करते रहे कि हम मॉड्यूल्स भी इस तरह के बनाते रहे हैं कि जो वेल डिफाइंड होते हैं और सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं बाकियों से। सर्विस ने नई बात क्या ऐड की, पब्लिश्ड। पब्लिश्ड का मतलब है कि ये सारों के लिए अवेलेबल है। इसमें अब ये कंस्ट्रेंट नहीं है कि ये मॉड्यूल एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है जो खाली इस एक सॉफ्टवेयर के अंदर ही चलता है। पब्लिश का मतलब है कि दिस इज अवेलेबल फॉर एवरीबडी। हमने एक सर्विस क्रिएट कर दी है, नाउ एनीवन हु नीड्स इट कैन यूज इट। ठीक है, जिस तरह गूगल की सर्विसेज हैं, गूगल की अगर आप देखें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें सर्विसेज के फॉर्मेट में प्रोवाइड करता है। अगर आप गूगल ड्राइव ही देख लें तो वो आपको वहीं पे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने की, एडिट करने की फैसिलिटी देता है। ठीक है, वो हमें एज अ सर्विस प्रोवाइड हो रही हैं चीजें। ठीक, आपको कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, और सॉफ्टवेयर के जितने फीचर्स हैं, जितनी सारी चीजें हैं, वो हम एक्सेस कर रहे हैं, और वो एक्सेस कर रहे हैं गूगल के थ्रू। सो दैट्स व्हाट अ सर्विस डज। सर्विस हमें फंक्शनैलिटीज दे देता है विदाउट अस हैविंग टू बाय क्रिएट आवर ओन सॉफ्टवेयर और बाय दैट सॉफ्टवेयर फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर आवरसेल्फ। ठीक है, तो सर्विस क्या है कि वो एक्सक्लूसिवली हमारे लिए नहीं है, या हमने खुद ही नहीं बनाई और एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं चला रहे, सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, सबको बस क्या करना पड़ता है कि उसके लिए कोई रजिस्टर फॉर अ सर्विस करना पड़ता है अगर फ्री सर्विस है, वरना अगर कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उसकी कोई अमाउंट आपको देनी पड़ती है। खैर, एंड अवेलेबल टू बी यूज थ्रू अ स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब ये है कि एक सर्विस अगर आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर एम्बेड करनी है, यू आर क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आपने ये वाला काम भी करना है, तो फिर आपको एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोवाइड हुआ होता है, आपको बताया हुआ होता है कि ये फीचर्स इसके अंदर है, और आप उन फीचर्स के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले भी आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी थी मैथ्स वाली लाइब्रेरी फंक्शंस की। हमने देखा था कि सी में या C++ में स्क्वायर रूट डायरेक्टली कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का हमें फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको हमें कोई इंटीजर देना पड़ता है और जिसके ये रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है। और स्क्वायर रूट कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो maths.h की लाइब्रेरी में। ठीक है, तो अब इसका नाम भी हमें बताया हुआ है, पब्लिकली अवेलेबल है, और इसका नाम भी हमें बताया हुआ है, और ये भी बताया हुआ है कि ये कौन से पैरामीटर्स लेता है और कौन सी रिटर्न टाइप देता है। पब्लिकली अवेलेबल है, ये मुराद है पब्लिश होने का और स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग इंटरफेस होने का। पब्लिकली अवेलेबल है, पब्लिश हुआ हुआ। स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसके यही स्पेलिंग है, इसकी यही चीजें हैं, ये स्टैंडर्ड है, ये इसी तरह है। ठीक है, अब ये तो दैट्स व्हाट सर्विसेज आर। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर क्या है? बेसिकली एक बिजनेस सेंट्रिक
IT आर्किटेक्चर है जो आपको फैसिलिटी देता है, सपोर्ट्स इंटीग्रेटिंग योर बिजनेस एज लिंक्ड रिपीटेबल बिजनेस टास्क्स और सर्विसेज। तो बेसिकली हमने क्या किया, जिस तरह पहले आपको आज के लेक्चर में एग्जांपल दी कि हमने पर्सनल इंफॉर्मेशन बनाई, इधर भी लगाई इधर भी लगाई, उसी वाले आइडिया पे है दैट देयर आर अ लॉट ऑफ टास्क्स और अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर बीइंग डन रिडंडेंटली। किसी एक पर्टिकुलर ने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर लिया है और वही हमें दूसरों को भी चाहिए, तो वो बार बार जो है हमें क्रिएट करना पड़ा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम अपने बिजनेस के जो बिजनेस गोल्स थे, सॉफ्टवेयर बेसिकली बिजनेस गोल्स को ही फुलफिल करने के लिए बनता है, तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने जो बिजनेस गोल्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग फीचर्स को एज लिंक्ड रिपीटेबल बिजनेस टास्क्स और सर्विसेज। अब हर चीज जीरो से नहीं बना रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक सर्विस ली और हमने दूसरी सर्विस ली और तीसरी सर्विस ली और चौथी सर्विस ली और पांचवी सर्विस ली और इन सब को इंटीग्रेट करके एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर लिया। अब ये सर्विसेज इसमें से बनाया मैंने कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ एक टाइम पीरियड के लिए उनको इस्तेमाल करना है, तो उस टाइम पीरियड के लिए जिसने भी सर्विस बनाई उसको हमने एक सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट पे कर दी। ठीक है, जो सर्विसेज इंडिपेंडेंट उन्होंने बनाई थी, मैंने क्या किया कि सर्विसेज यूज कर ली। अब मुझे हर बार पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं बनाना, उसकी एक सर्विस किसी और ने बना के रखी हुई है, मैं उसको यूज कर लेती हूँ और जो मेरे सॉफ्टवेयर का अपना खाली फीचर है खाली मैं वो डेवलप कर लेती हूँ। Service orientation is a particular strategy for separating concerns and dividing a system into components. तो ये जो आइडिया है सर्विस क्रिएशन का, सर्विसेज बनाने का, दिस इज सर्विस ओरिएंटेशन। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि हम कंसर्न सेपरेट कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट सेपरेट कर रहे हैं कि ऑथेंटिकेशन एक ही बात है, चाहे आप 6 डिफरेंट लोगों की ऑथेंटिकेशन करा रहे हैं, वो है ऑथेंटिकेशन ही। ठीक है, अगर आपके पास एक वेबसाइट पे 4 डिफरेंट तरह के यूजर्स आते हैं, एडमिन आता है, गेस्ट यूजर होता है, मेंबर होता है और स्पेशल मेंबर होता है जिसको कुछ अलाउंसेस मिली हुई हैं, 4 डिफरेंट तरह के यूजर्स हैं और हर यूजर ने लॉग इन करना है, तो बेसिकली ये लॉग इन हर यूजर का एक ही बात है, ये एक ही कंसर्न है, ये एक ही एस्पेक्ट है। ठीक है, क्योंकि लॉगिन का आइडिया सबके लिए सेम है, वो कोई यूजर नेम देते हैं, कोई पासवर्ड देते हैं, तरीका सबके लिए सेम है, पीछे का काम सबके लिए सेम है। तो ये लॉगिन का एक कंसर्न है, ये अब इसको लॉगिन का कंसर्न नहीं बेसिकली कहते हैं, ऑथेंटिकेशन का कंसर्न कहते हैं, लेकिन बात वही है कि लॉगिन सबने करना है, तो ये एक ही कंसर्न है, ऑथेंटिकेशन वाला कंसर्न है। ठीक, तो अब हमने ये किया, सर्विस ओरिएंटेशन में यही है कि आप कंसर्न सेपरेट कर रहे हैं, आइडियाज को, एक ही बात को एक जगह पे कर रहे हैं, एंड डिवाइडिंग अ सिस्टम इनटू इट्स कंपोनेंट्स। इस बेसिस पे सिस्टम को कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, इस बेसिस पे कि अच्छा ये एक ही तरह की बात है, ये एक सर्विस के तौर पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये एक और तरह की बात है, इसको एक और तरह पे कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। Its fundamental characteristic is that every component provides a distinct service that can be consumed by multiple consumers. अब इसमें फिर सर्विस की खास बात दोबारा इसमें आ जाती है, ये वाली बात तो हम पहले भी किसी न किसी फॉर्मेट में सुनते रहे। सर्विस की खास बात क्या है कि हर सर्विस बहुत सारे कंज्यूमर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये देखा हो तो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि गूगल के ऊपर वीडियोस अपलोड कर देते हैं और गूगल प्लेयर के थ्रू जो है वेबसाइट्स जो हैं उसको एक्सेस करते हैं। इवन अगर आपने देखा हो कि जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वाली वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स सारी डिफरेंट हैं। ठीक है, अगर क्रिकेट मैच कभी आपको देखना पड़ जाए, वेबसाइट पे देखना पड़ जाए, तो क्या होता है कि हर साइट के अंदर एक छोटा सा प्लेयर चल रहा है और वो प्लेयर जो है ना आपकी कॉन्स्टेंटली स्ट्रीमिंग करके आपको दे रहा है। अब वो प्लेयर वो जो वेब प्लेयर है, वो प्लेयर उस वेबसाइट ने खुद नहीं बनाया, उन्होंने किसी और की सर्विस इस्तेमाल की है। सबसे कॉमन ये गूगल वाले प्लेयर्स हैं, गूगल वालों की जो वीडियो प्लेयर्स हैं वही चल रहे होते हैं, और ना यूट्यूब वाले भी चल रहे होते हैं स्ट्रीमिंग के लिए। लेकिन ये काम क्या है कि उनको एक चीज चाहिए थी जो गूगल ने ऑलरेडी एज अ सर्विस दी हुई है, वीडियो प्लेयर, और उन्होंने उसके इर्द गिर्द अपनी वेबसाइट और अपनी बाकी सारी चीजें क्रिएट कर ली, सर्विस जो है वो डायरेक्टली इस्तेमाल कर ली। तो सर्विस क्या है, मल्टीपल कंज्यूमर्स के लिए ओपन है, ये किसी एक बंदे की प्रॉपर्टी नहीं है। गूगल की प्रॉपर्टी इसलिए कि उसने बनाया है,
लेकिन इस्तेमाल करने वालों में जिस मर्जी को जो गूगल से खरीद सकता है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। अब इसी में एक और छोटी सी एग्जांपल आपको दे देती हूँ, एक बैंकिंग एग्जांपल। आप ये कंसिडर करें कि बैंक का सिनेरियो कंसिडर करें और उसके अंदर एक चीज पे फोकस करें कि करंट बैलेंस जब हमने किसी कस्टमर का लेना होता है। अब मैंने अगर एटीएम से पैसे निकालने हैं तो भी सॉफ्टवेयर को करंट बैलेंस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। वो मेक श्योर करेगा ना कि जो एटीएम पे रिक्वेस्ट पुट आई है वो करंट बैलेंस से ज्यादा तो नहीं है। मैंने सपोज अपने डेबिट कार्ड इस्तेमाल करना है तो भी मेरा सॉफ्टवेयर ये चेक करेगा कि इसका करंट बैलेंस कितना है ताकि उसके हिसाब से डेबिट प्रोवाइड हो सके। मैंने अगर सपोज क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना है तो भी वो ये करेगा कि सॉफ्टवेयर ये करेगा कि वो करंट बैलेंस चेक करेगा। करंट बैलेंस चेक करने के बाद वो क्रेडिट लिमिट चेक करेगा और क्रेडिट लिमिट चेक करके फिर बताएगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं। मैंने कैश ट्रांसफ़र करना है, कैश ट्रांसफ़र करना है तो वो फिर सबसे पहले तो ये करेगा कि वो ये चेक करेगा कि करंट बैलेंस कितना है। फिर वो देखेगा, सॉफ्टवेयर देखेगा कि दूसरे एंड पे जो मैंने अकाउंट दिया है वो वैलिड है कि नहीं। अगर अकाउंट भी वैलिड है और अमाउंट भी वैलिड है जो मेरे उसमें पड़ी हुई है तो फिर वो ये करेगा कि एक्चुअल ट्रांसफ़र कर देगा। तो बैंक की बहुत सारे कामों के अंदर जो है एक चीज जो है वो कॉमनली हो रही है और वो क्या है कि करंट बैलेंस की चेकिंग। गेट करंट बैलेंस फंक्शनैलिटी इज रिपीटेड इन वेरियस एप्लीकेशंस विद इन द बैंकिंग एनवायरनमेंट। तो बैंक में तो आपने बहुत कोई भी काम करना हो तो वो आपको करंट बैलेंस पहले देखता है कि अच्छा क्या सिचुएशन है और फिर डिसाइड होता है कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, हो सकता है नहीं हो सकता। दिस गिव्स राइज टू रिडंडेंट प्रोग्रामिंग सिनेरियो, ठीक है। अब इसमें ये बात आती है कि अगर मैं 4 क्लासेस बना दूं और एक क्लास जो है वो विड्रॉ की हो और एक क्लास जो है वो कैश ट्रांसफर की हो, तो हर क्लास के अंदर मुझे चेक बैलेंस वाला फंक्शन दोबारा लिखना पड़ेगा। चेक बैलेंस इधर भी कर लें, चेक बैलेंस इधर भी कर लें। फिर अगर कोई और काम करना है, कोई डेबिट वाला काम करना है तो चेक बैलेंस जो है वो इधर भी कर लें। ये रिडंडेंट प्रोग्रामिंग सिनेरियो जैसे है छोटे, उसके लिए मतलब अभी खाली मैंने फंक्शन एक लिखा है, पूरी क्लासेस भी इस तरह की हैं जो आपको मॉड्यूल्स में बार क्रिएट करनी पड़ती हैं क्योंकि वही काम जो एक क्लास कर रही है वो आपको हर मॉड्यूल के अंदर चाहिए। तो अब इस बात पे हमारा फोकस है कि जहां ऐसी सिचुएशन अराइज हो कि एक ही काम हो रहा है, आइडेंटिकल तरीके से हो रहा है, काम के करने में कोई फर्क नहीं है, बस वो सर्विसेज किसी और को दे रहा है, बस उसकी आउटपुट किसी और को जा रही है, तो वो हम रियूजेबल उस चीज को हम रियूजेबल कॉन्सेप्ट में ले जाएं और एक ही बार क्रिएट करें और उस एक ही क्रिएटेड से एक ही हमने इस तरह की क्लास बना ली कि जो कि चेक बैलेंस करती है और जिसका काम ही चेक बैलेंस है। और इस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है हमने सारी बाकी क्लासेस के साथ इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। और इसी आइडिया को कि हमने एक चीज उधर बार इस्तेमाल कर लिया, इसको एनहांस करके हमने सर्विस क्रिएट कर लिए। नाउ वी हैव क्रिएटेड वन सर्विस फॉर checking balance and that service is provided to multiple different applications, ठीक है। ये एप्लीकेशंस एक ही कंज्यूमर की तरफ से, एक ही बैंक की तरफ से भी हो सकते हैं और डिफरेंट कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर या एसओए क्या है? Business functionalities are logically grouped and encapsulated into self-contained, distinct and reusable units that are called services, ठीक है। तो अभी जो हमने छोटी करके चीजें अंडरस्टैंड की उसी को हम थोड़ा सा अब समराइज करके एक शक्ल देना चाह रहे हैं। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर फिर क्या है? एक इस तरह का आर्किटेक्चरल मॉडल है जिसमें बिजनेस फंक्शनैलिटी, अब ठीक है ये याद रखें कि सॉफ्टवेयर बिजनेस फंक्शनैलिटीज के लिए ही बनते हैं। सॉफ्टवेयर बनाने का मकसद ये है कि हमको इस तरह की चीज हम अपने कंज्यूमर्स की, यूजर्स की किसी नीड को ही फुलफिल कर रहे होते हैं, चाहे वो रिसर्च नीड ही हो, चाहे एक साइंसदान ही आपसे इसलिए बनवा ले कि उसकी मेजरमेंट्स ठीक हो जाएं, तो वो साइंसदान के लिए एक बिजनेस गोल ही है, ठीक है, उसका मीन्स टू एन एंड ही है। तो आप बिजनेस फंक्शनैलिटी को
हमने इनकैप्सुलेट किया, ग्रुप किया लॉजिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर, ठीक है। और ये इसके बाद हमने क्या किया, कॉरस्पॉन्डिंग टू दोज लॉजिकल स्ट्रक्चर्स वी हैव क्रिएटेड सेल्फ कंटेन्ड, डिस्टिंक्ट एंड रीयूजेबल यूनिट्स, ठीक। अब सेल्फ कंटेन्ड, इसका मीनिंग क्या है, अपना पर्टिकुलर काम करने के लिए किसी और मॉड्यूल पे डिपेंडेंट नहीं है। एवरीथिंग दैट इट नीड्स टू बी डन इट कैन डू ऑल बाय इटसेल्फ। एक इस तरह का सॉफ्टवेयर है कि जिसको अपने काम पूरे करने के लिए जितनी क्लासेस चाहिए, जितने फंक्शंस चाहिए, वो इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। बाहर से इसको खाली एक ट्रिगर चाहिए, बाहर से इसको बस एक रिक्वेस्ट आएगी कि ये चीज़ दे दो और वो उसको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। कैसे प्रोवाइड करेगा वो सारी बातें इसके अंदर ऑलरेडी लिखी हुई हैं। डिस्टिंक्ट, कंफ्यूजिंग नहीं है, अलग से आपको एब्सोल्युटली क्लियर है कि ये सर्विस क्या काम करती है, ठीक है। एंड रीयूजेबल यूनिट्स, रीयूजेबल बार बार इस्तेमाल हो सकता है, डिफरेंट एप्लीकेशंस में डिफरेंट तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं, दैट आर कॉल्ड सर्विसेज, ठीक है। अब सर्विसेज रिप्रेजेंट क्या करती हैं, हाई लेवल बिजनेस कॉन्सेप्ट्स। सर्विसेज बिजनेस कॉन्सेप्ट्स या बिजनेस गोल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग बनती है, दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ नेटवर्क, ठीक है। दूसरी इनकी खास बात क्या है कि ये नेटवर्क पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, मीनिंग जैसे अभी हम गूगल की इसकी वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस की बात कर रहे थे, गूगल के अब इसके भी कोई एप्लीकेशन कोड कहीं लिखा हुआ है, जो एप्लीकेशन कोड इसका लिखा हुआ है वो गूगल के अपने पास पड़ा है, ठीक है। और वेबसाइट मैंने पाकिस्तान में क्रिएट की है, तो वेबसाइट को होस्ट भी मैंने पाकिस्तान के किसी सर्वर पे किया है, ठीक है। तो वेबसाइट यहाँ पाकिस्तान में पड़ी है और जो सर्विस मुझे चाहिए वो यहाँ गूगल वालों के पास पड़ी है। गूगल वालों का मेन सर्वर फॉर एग्जांपल यूएसए में है और बाकी चीजें इधर हैं, तो इससे बहुत ज्यादा फर्क कोई नहीं पड़ेगा। एक सर्विस आप ओवर द नेटवर्क भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट बनाई और वेबसाइट के अंदर मैंने इस सर्विस का एम्बेड कर दी, सर्विस का हमने इस तरह कह लें कि जैसे लिंक दे दिया, तो अब यह है कि उनकी सर्विस जो है मुझे प्रोवाइड हो गई है। तो इसकी इम्पोर्टेंट या मजेदार बात क्या है कि दीज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ नेटवर्क। अब जो हमारे पुरानी कंपल्शन थी ना कि सॉफ्टवेयर सारा एक ही जगह पे पड़ा हो, वो वाली बात खत्म हो गई। सर्विसेज अब आप कहीं से भी रिसीव कर सकते हैं। अब ये मसला नहीं हो गया कि अगर मैंने इसमें लॉगिन डालना है तो मैं जाके एक्सेल फिजिकल लोकेशन पे ही कोड चेंज करूंगी, इधर से बाहर हो गया तो बस मसला हो जाएगा, कोड या तो यहाँ है या तो नहीं है। एंड सर्विसेज कैन बी रीयूज्ड टू क्रिएट न्यू बिजनेस एप्लीकेशंस, ठीक है। सर्विसेज कोई भी डिफरेंट एप्लीकेशंस बना सकते हैं जो आपने मतलब खुद सोची भी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस तरह की कर ली कि मैंने एक इमेज प्रोसेसिंग की एक छोटी सी एप्लीकेशन क्रिएट कर ली। अब मेरा एक ये जो छोटी सी सर्विस है, ये एप्लीकेशन है, ये क्या करती है कि ये फेस रिकग्निशन करती है, ये बता देती है कि ये जिसकी भी तस्वीर है ये कौन हजरत है, ठीक है। छोटी सी एप्लीकेशन है, वन टाइनी सर्विस। आपने मुझसे ये सर्विस खरीद ली और आपने जो है इसकी बेसिस के ऊपर अपना अटेंडेंस सिस्टम क्रिएट किया। अटेंडेंस सिस्टम क्या करता है कि लोगों की तस्वीर देख के और फिर डिसाइड करता है कि हु इज प्रेजेंट एंड हु इज नॉट, ठीक है। आपने ये अटेंडेंस सिस्टम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्तेमाल किया। यही वाली सर्विस मुझसे किसी और ने बाय कर ली और उन्होंने क्या किया कि एक सोशल नेटवर्क क्रिएट कर लिया। ये सोशल नेटवर्क इसी तरह का है जिस तरह का फेसबुक है हमारे पास। और सोशल नेटवर्क में खास बात क्या है कि आप अगर अपने अकाउंट से पिक्चर्स अपलोड करते हैं तो उन पिक्चर्स के साथ आपके फ्रेंड्स को भी आइडेंटिफाई कर देता है, टैग कर देता है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन और टैगिंग के लिए क्या है, उसको फेस रिकग्निशन का सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, ठीक। फिर हमने देखा कि एक ट्रैफिक पुलिस वालों ने यही एप्लीकेशन मुझसे खरीदी और उन्होंने क्या किया कि ओवर स्पीडिंग जो गाड़ियां करी थी उन गाड़ियों के ड्राइवर्स के ऊपर जो है फेस रिकग्निशन वाला सॉफ्टवेयर लगा लिया और ये चेक कर लिया कि इसमें से कोई इस तरह के तो नहीं है कि जो प्रीवियसली टिकट मिल चुका है, उनको पहले भी हैबिचुअल है, हर बार ये ओवर स्पीडिंग करते हैं, हर बार इस तरह करते हैं। अगर इस तरह के हैं तो उनको सीरियस वार्निंग्स इशू करनी शुरू कर दी। अब इन तीनों एप्लीकेशंस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, इनका ताल्लुक सर्विस के साथ है। इनको एक इस तरह की चीज चाहिए जो ये पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड कर सकती है,
ठीक है। तो सर्विसेज कैन बी रीयूज टू क्रिएट न्यू बिजनेस एप्लीकेशन। सर्विस जो है एक तरह की एप्लीकेशन के लिए नहीं इस्तेमाल होती, डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होती हैं और डिफरेंट एप्लीकेशंस इन दमसेल्व्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। दो सोशल नेटवर्क में लगा दें तो भी कोई इश्यू नहीं है, दो अटेंडेंस सिस्टम्स के अंदर यही वाली सर्विस इस्तेमाल करें, स्टिल फाइन। And can contain, let me clear this a little. Contain contract with specification of the purpose, functionality, interfaces, coarse-grained constraint usage। ठीक है, ये बाकी हमने इसमें बातें बता दी और हमने ये इसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट विद स्पेसिफिकेशन ऑफ पर्पस। आपने ये बता दिया। अब मैंने कहा कि मैंने गूगल की सर्विस इस्तेमाल कर ली है या मेरी जो इमेज प्रोसेसिंग की सर्विस थी वो आपने इस्तेमाल कर लिया है, तो आपको कैसे पता कि ये कौन से फीचर्स देगी और किस फॉर्मेट में देगी? तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो आपने एक इंटरफेस पब्लिश करना होता है, वो आपने बताना होता है कि math.h की लाइब्रेरी और math.h की लाइब्रेरी के अंदर sqrt स्क्वायर रूट वाला एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है विद द स्पेसिफिकेशन ऑफ पर्पस। मकसद क्या है? मैथ्स वाली लाइब्रेरी है तो मैथ्स वाली लाइब्रेरी मैथ्स के फंक्शंस इंप्लीमेंट करेगी कि जो आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है या आपके जियोमेट्री से रिलेटेड है। इंटरफेसेस कोर्स ग्रेन्ड। अब इंटरफेसेस अगेन यही वाली बात होती है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो बाहर वाली क्लासेस इस्तेमाल कर लेती हैं। सॉफ्टवेयर की टर्म में इंटरफेसेस हमारी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, दो सॉफ्टवेयर के साथ हो, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ हो या यूज़र के साथ हो। बेसिकली इंटरफेस वहाँ आता है कि जहाँ कम्युनिकेशन वाली बात आती है। तो इंटरफेसेस बताते हैं, पब्लिश होते हैं, और कंस्ट्रेंट्स बताते हैं कि क्या क्या नहीं करेगा। ठीक है, मेरी फेस रिकग्निशन वाली है तो ये इमेज की इन्हांसमेंट नहीं करेगा, नीले को पीले और पीले को लाल में बदलने की एबिलिटी इसके पास नहीं है। एंड यूजेज, हाउ बेस्ट टू यूज इट। आप इसमें अगर बिटमैप का इमेज दे देंगे तो शायद ये 90% रिजल्ट दे, और अगर जेपीजी का इमेज इसके अंदर डाल देंगे तो फिर ये 100% रिजल्ट देगा। सर्विस डिस्कवरी, अभी इसी से एक हमारे ख्याल आता है कि हम अगर सर्विसेज इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, हमें कैसे पता कि क्या क्या अवेलेबल है और हम उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपसे बात की थी कि वेबसाइट मैंने यहाँ बनाई और उसको लिंक दे दिया गूगल का, हमने कनेक्ट कर दी गूगल की सर्विस के साथ, एम्बेड कर दी उनकी सर्विस अपनी वेबसाइट के अंदर ताकि वो चल सके। ठीक है, तो दैट आइडिया इज सर्विस डिस्कवरी। अ सर्विस कैन ओनली बी यूजफुल इफ पोटेंशियल क्लाइंट्स आर अवेयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस एंड हैव इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू यूज। सर्विस बनाई इसीलिए कि मास पब्लिक इस्तेमाल कर सके, जिसको ये सर्विस चाहिए वो इस्तेमाल कर सके। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई बंदा इंडिपेंडेंटली फ्रीलांसिंग पे कर रहा है, ठीक, सर्विसेज में इस तरह की कंस्ट्रेंट्स नहीं है। Whoever needs it can use it। ठीक है, अब कैन यूज इट ये कैसे हो सकता है? जब पोटेंशियल क्लाइंट्स को, सारे लोगों को ये पता हो कि ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो गूगल ने जैसे वीडियो प्लेयर बनाया, उन्होंने गूगल वालों ने अपनी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर दी। आपको टेक्निकल ब्लॉग्स के ऊपर अक्सर जगह ये नजर आएगी कि अच्छा ये वाली चीज बन गई है, ये वाली सर्विस गूगल प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। और फिर हमने इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू यूज इट, साथ ही उन्होंने ये डिटेल भी दे दी कि ये जो सर्विस मैंने बनाई है ये इस्तेमाल कैसे होनी। दिस इज अचीव्ड थ्रू सर्विस डिस्क्रिप्शन। तो ये जो दो चीजों की दो चीजें जो हमारे पास हैं कि एग्जिस्टेंस की इंफॉर्मेशन एंड हाउ टू यूज इट की इंफॉर्मेशन, ये दोनों मिलाएं तो हमारे पास सर्विस की डिस्क्रिप्शन बनती है। और ये सर्विस की डिस्क्रिप्शन किस लिए जरूरी है? सर्विस की डिस्कवरी के लिए। सर्विस तब पता चलेगी, तब डिस्कवर होगी जब आपने उसकी कहीं डिस्क्रिप्शन दी हुई होगी। सर्विस डिस्क्रिप्शन कंटेन्स एट लीस्ट द नेम ऑफ द सर्विस, लोकेशन ऑफ द सर्विस एंड डाटा एक्सचेंज रिक्वायरमेंट्स। मिनिमम आपको ये चीजें इसके अंदर देनी है। सर्विस का नाम क्या है? ठीक है, गूगल का वीडियो प्लेयर है तो उसका नाम क्या है? गूगल वी प्लेयर। फिर ये कि लोकेशन ऑफ द सर्विस क्या है, फिजिकली ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। जब आपने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इसको एम्बेड करना होगा तो आप किस तरह कर सकते हैं। एंड डाटा एक्सचेंज रिक्वायरमेंट्स, since the service has to communicate with your software, so you must be aware of what data it receives
एंड व्हाट डाटा इट प्रोवाइड्स। ठीक है, तो सर्विस सक्सेसफुली एम्बेड करने के लिए अपने सॉफ्टवेयर में लाजिम है कि आपको ये मालूम हो कि इसकी डाटा एक्सचेंज रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और डाटा एक्सचेंज रिक्वायरमेंट्स में ये बात आती है कि कौन सा डाटा ये रिसीव कर सकता है और कौन सा डाटा ये आउटपुट कर सकता है। ठीक है, काम पूरा करना है। जैसे इमेज प्रोसेसिंग का कह रही है आपको, क्या जेपीजी वाला इमेज आप इसके अंदर डाल दें, फिर ये खुद ही फेसेस रिकग्नाइज कर लेगा। फेसेस रिकग्नाइज करने के बाद आपको दो चीजें देगा, एक तो वही वाला इमेज और उसके अंदर जो है आपके फेसेस के ऊपर कोई टैग लगा हुआ है कि ये शक्लें, और दूसरा टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन कि ये जो शक्ल मैंने आइडेंटिफाई की है ये किस बंदे की शक्ल है। ठीक है, सर्विस के की एस्पेक्ट्स क्या है, क्या खास बात है? एक तो ये कि ये लूजली कपल्ड है, मॉड्यूल्स वाली बात ही है, कपलिंग अभी भी वही वाली टर्म है। लूजली कपल्ड क्या है कि एक सर्विस दूसरी सर्विस पे डिपेंडेंट नहीं है, आपस में इनको बहुत ज्यादा डाटा एक्सचेंज नहीं करना पड़ा, जितना काम है बस इतना कि जिससे उसका काम पूरा हो जाए मिनिमम। ठीक है, खाली एक जेपीजी आप इसको दें, बाकी सारा काम ये खुद ही कर लेगी। The inherently unreliable communication over the internet must not lead to a blocked system. इसकी ज़रूरत क्यों है, इसकी significance क्या है, why the stress on it? क्योंकि ओवर द नेट डिस्ट्रीब्यूटेड की बात होनी है ना, सर्विस गूगल ने बनाई है, मैं पाकिस्तान में बैठी हुई हूँ तो उससे कम्युनिकेशन मेरी ओवर द नेटवर्क हो रही है, तो नेटवर्क की कोई भी फ्लॉ मेरी ओवरऑल वेबसाइट को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है कि सर्विस हमें नेटवर्क से मिल रही है, ओवर द इंटरनेट मिल रही है, तो अगर मेरा इंटरनेट स्लो होगा, मेरा कनेक्शन स्लो होगा और हर चीज कम्युनिकेट करनी पड़ रही है, हर थोड़ी बार डाटा पास करना पड़ रहा है, तो फिर उसकी वजह से हर चीज में लैग आएगा। ठीक, पहला पैरामीटर ही नहीं पास हुआ, दूसरा पैरामीटर नहीं पास हुआ, काम ही नहीं पूरा हुआ। तो इस वजह से भी हम वी होप फॉर वेरी लूजली कपल्ड services and very lesser communication between the services, independent services, so that the network lag does not affect the overall performance. ठीक है, फिर हमारे पास है दूसरा इसका की एस्पेक्ट या अहम नुक्ता क्या है, सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट की। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इज कम्युनिकेशंस एग्रीमेंट specifies the details of the services that the service provider is performing। वही बात जो अभी हमने की कि सर्विस डिस्कवरी के लिए सर्विस की हमने डिस्क्रिप्शन देनी होती है, तो वही डिस्क्रिप्शन हम कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ मेंटेन कर रहे हैं। कम्युनिकेशंस एग्रीमेंट एंड स्पेसिफाइज द डिटेल्स ऑफ द सर्विस, डिटेल ऑफ सर्विस हमने उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दी, और कम्युनिकेशन की कोई भी एग्रीमेंट्स हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर सर्विस रिक्वेस्टर के बीच में वो हमने कॉन्ट्रैक्ट में दे दी, एंड दैट द सर्विस प्रोवाइडर इज परफॉर्मिंग। सर्विस प्रोवाइडर ने ये दो चीजें जो हैं सर्विस रिक्वेस्टर के साथ इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश कर ली। एंड देन ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो ऑटोनॉमी सॉर्ट ऑफ पावर होती है, ability to do something, ability to do something all by yourself। कोई फैसला लेना है, कोई काम करना है, तो ऑटोनॉमी आपको वो इट इज दैट एबिलिटी ऑफ योर्स कि आप इंडिपेंडेंटली ये कर लेते हैं, खुद से ये कर लेते हैं। ठीक, तो ऑटोनॉमी क्या है, सर्विसेज शुड हैव कंट्रोल ओवर द लॉजिक दे एनकैप्सुलेट। अब मैं बाहर के किसी सिनेरियो पे डिपेंडेंट नहीं हूँ अंदर का काम करने के लिए। ये सर्विसेज की टर्म में कैसे बात आती है, सर्विस एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं करते, ऐसे होगा तो फिर सर्विस अपना काम बिल्कुल ठीक करेगी, वरना नहीं करेगी। ठीक है, जिस तरह के हमारी बहुत सारी हार्डवेयर इन्वॉल्व होती हैं कि अगर टेम्परेचर इस डिग्री से एक्सीड कर जाए तो ये नहीं सही चलता, इससे डिक्रीज कर जाए तो ये नहीं सही चलता। तो सर्विसेज हमने इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ बनाई हुई है कि ये ऑटोनमस हो, ये अपना काम पूरा करने के लिए बहुत सारी बाहर की चीजों से इफेक्ट ना ले। इस वाले सॉफ्टवेयर के अंदर लग गया है तो 95% चलेगा, और अगर उस सॉफ्टवेयर के अंदर लग गया है तो 100% चलेगा नहीं, इस तरह का काम ना हो। सर्विस अपनी चीज इंडिपेंडेंट ऑफ वेयर इट इज एग्जिस्टिंग फुली टू द बेस्ट ऑफ जो हमारी भी परफॉर्मेंस की जितनी भी अपर लिमिट है उस तक परफॉर्म कर सके, उस तक रिजल्ट्स दे सके। देन वी हैव एब्स्ट्रैक्शन। सर्विस के अंदर क्या क्या कोड लिखा हुआ है ये नहीं हम कंज्यूमर्स को बताते, कंज्यूमर्स को सिर्फ एंड रिजल्ट जाता है। ठीक है, तो दैट्स एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन अगेन सिंपलेस्ट टर्म्स में हाइडिंग अवे द डिटेल्स।
अगर इसकी भी सबसे आसान डेफिनेशन आपको दूं तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है? हाइडिंग अवे द डिटेल्स, डिटेल्स नहीं बतानी, ठीक। सर्विस भी इसी रूल को फॉलो करती हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट अवे डिटेल्स करती हैं, वो आपको अंदर की क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है वो नहीं बताती, वो खाली आपको बाहर की इन्फॉर्मेशन देती हैं। और बाहर की इन्फॉर्मेशन से ये मुराद है कि वो ये बता देंगी कि आपने रिसीव क्या करना है डाटा और आउटपुट क्या करना है, आउटपुट क्या मिलेगी आपको। देन वी हैव रीयूजेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सर्विसेज का मकसद ये था कि एक ही काम जो है वो हमें बार बार ना करना पड़े, रादर एक ही बार जो हमने चीज बना ली हम सिर्फ उसको एक्सेस कर लें। तो सर्विसेज रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, हमें कंपोजेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब ये भी मजेदार सी टर्म है, कंपोजेबिलिटी। कंपोजेबिलिटी का मीनिंग क्या है? एक सर्विस दूसरी सर्विसेज के साथ कंपोज की जा सकती है, दूसरी सर्विस के साथ मिलाई जा सकती है, और ये सारी सर्विसेज मिलके एक कंप्लीट सिस्टम बना सकते हैं। तो कंपोजेबिलिटी है, वन सर्विस शुड बी एबल टू टॉक टू अनदर सर्विस सो दैट देयर फीचर्स कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म वन लार्जर फंक्शनैलिटी। ठीक, कंपोजेबिलिटी क्या है? दो से ज्यादा सर्विसेज एक दूसरे के साथ इस्तेमाल हो सकती हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की एबिलिटी रखती हैं। इस कम्युनिकेशन से जो एंड प्रोडक्ट है वो एक लार्जर सेट ऑफ फंक्शनैलिटीज हमारे पास आ जाए। स्टेटलेसनेस, ये भी इसी तरह था जैसे ऑटोनॉमी था। स्टेटलेसनेस जो है वो एक सर्विस जो है अपनी प्रीवियस इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करती। हर बार जब सर्विस की रिक्वेस्ट जाती है तो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, वो इंडिपेंडेंटली काम करती है, प्रीवियस की कोई स्टेट अपने अंदर स्टोर नहीं कर रही कि जिससे आगे का कोई डाटा इफेक्ट हो रहा हो। एंड डिस्कवरेबिलिटी, सर्विस का अगर बाकियों को पता होगा कि कहाँ है तो तभी वो इस्तेमाल हो सकेगी। अब बहुत सारी सर्विस की भी बातें कर ली और बीच में आर्किटेक्चर की भी कर ली। अब थोड़ी सी इसको आपको डेफिनेशन दे दूं कि डायग्राम दिखा दूं कि सर्विस आर्किटेक्चर दिखता किस तरह का है। सर्विस आर्किटेक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ सर्विसेज क्लासिफाइड इनटू टाइप्स दैट आर अरेंज्ड इनटू लेयर्स। ठीक है, तो सर्विसेज क्या है कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर क्या है कि हमने बहुत सारी सर्विसेज का जो ढेर है वो टाइप्स के अंदर क्लासिफाई कर दिए और फिर उसको लेयर्स में डाल दिए। ठीक है, और ये लेयर्स जो है जैसे हमारा लेयर्ड आर्किटेक्चर था उसी तरह ये लेयर्स मिलके जो है एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनाती हैं और एंड पे एक कंप्लीट हमारे पास फंक्शनैलिटी आती है। गवर्न्ड बाय आर्किटेक्चरल पैटर्न्स एंड पॉलिसीज, जो अभी हमने कहा था कि आइडेंटिफिकेशन डिस्कवरेबिलिटी होनी चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए या इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ग्रानुलैरिटी होनी चाहिए, तो वो वाले सारे प्रिंसिपल्स इनके ऊपर एग्जैक्टली एज इज अप्लाई होते हैं। सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, इसकी नीड क्या है, शुरू कहाँ से हुआ था ऑल ऑफ दिस? आइसोलेटिंग बिजनेस लॉजिक। ठीक है, हमने कहा कि देयर आर सम थिंग्स दैट आर प्योरली रिलेटेड टू योर बिजनेस goals and then there are some that are related to your system. ठीक, requirements की दो basic हमारे पास categories होती हैं, those requirements that are directly fulfilling our business needs and then those requirements that are imposed upon us because of the software or the computer technology. तो services का मकसद क्या था कि इन दोनों को separate करते हैं, जो हमारे business goals हैं उनकी functionalities को separate करते हैं उन फंक्शनैलिटीज उन रिक्वायरमेंट से जो हमारे सिस्टम की वजह से आती है। ठीक है, क्यों कर दें? क्योंकि एज सून एज कि आपकी कोई अगर ये डायरेक्टली स्ट्रांगली रिलेटेड होंगे तो एज सून एज योर बिजनेस फंक्शनैलिटी और बिजनेस लॉजिक चेंजेस इट कॉजेज अ रिपल इफेक्ट इन द योर कंप्यूटर लॉजिक एज वेल। ठीक है, स्ट्रांगली माइंडेड है, एक आपने बिजनेस लॉजिक चेंज कर दी। पहले ये था कि मुझे लॉगिन नहीं करना पड़ा था, मुझे डायरेक्टली एक्सेस मिल जाता था अपने अकाउंट तक, लेकिन अब चेंज कर दिया और चेंज इस तरह कर दिया कि पहले मैं लॉगिन करती हूँ फिर मेरी ऑथेंटिकेशन हो जाती है, उसके बाद मैं अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकती हूँ। तो ये बिजनेस लॉजिक में चेंज है और उस बिजनेस लॉजिक की वजह से हमारे कंप्यूटर की सारी उसके अंदर चेंज आ गया है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम इनको सेपरेट रखें सो दैट द चेंज इन वन डज नॉट डायरेक्टली चेंज द अदर कंप्लीटली। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी डिटेल में डिस्कशन हमने पहले भी की है। इंटरऑपरेबिलिटी क्या है? द एबिलिटी टू ऑफ वन सॉफ्टवेयर टू रन ऑन मल्टीपल मशीन्स।
ठीक है। और इंटरऑपरेबिलिटी कैसे अचीव होती है कि अगर मशीन की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हो, द सॉफ्टवेयर यू क्रिएट हैज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द टारगेट मशीन। जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है उसमें टारगेट मशीन का या एंड मशीन की सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, उस पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम्स चलते हैं, उसकी बस के साइज क्या है, उसकी रैम कितनी है, और उसकी बेसिस के ऊपर इस सॉफ्टवेयर को कैसे कॉन्फ़िगर या चेंज करना पड़ेगा, तो फिर हमारे पास इंटरऑपरेबिलिटी अचीव होती है। और ये सारा कोड अगर आपको सॉफ्टवेयर अपने सॉफ्टवेयर के अंदर करना पड़े तो फिर आपका सॉफ्टवेयर कम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे वो अगेन ट्रेड ऑफ होता है कि अगर परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी हो तो इंटरऑपरेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, और इंटरऑपरेबिलिटी इंक्रीज करें तो आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। अब ये काम हम सर्विसेज के थ्रू कर सकते हैं। अब सर्विस ये हमें ईज देते हैं दैट you are only focused with creating your own application, then you employ multiple services. The services change your application to the target technology. ठीक, मैंने क्या किया कि फोकस रखा खाली अपनी सर्विस के अपने एप्लीकेशन के ऊपर, वो डेवलप कर ली, और इस एप्लीकेशन को जो कन्वर्ट करना है किसी भी टारगेट सिस्टम के अंदर वो किसी सर्विस के थ्रू कर लिया। अब वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसका कोड मेरी एप्लीकेशन के अंदर नहीं जाएगा, मेरी एप्लीकेशन के अंदर नहीं जाएगा, कम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी, मेंटेनेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। अब मुझे ये चीज़ें मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई एम ओनली फोकस्ड विद दिस। थर्ड जो है रिडंडेंसीज, हमने पहले भी देखा था अभी बैंक्स की एग्जाम्पल के अंदर कि बहुत सारी फीचर्स को जो है वो एक कॉमन फीचर इस्तेमाल करना है, करंट बैलेंस वाला, बाकी सारे जो सिस्टम्स हैं उनको बार बार यही चेक करना है, तो उससे रिडंडेंसी आ रही है। सारों ने यही बना लें, सारों बार बार जो है उसी को एक्सेस कर रहे हैं, तो वो रिडंडेंट हमारे पास हो रहा है, और उस रिडंडेंसी को हम रिमूव कर सकते हैं सर्विसेज के साथ। सर्विसेज की बेसिकली 4 टाइप्स हैं: बिजनेस सर्विसेज, एंटिटी सर्विसेज, फंक्शनल सर्विसेज एंड यूटिलिटी सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज हमारे डायरेक्टली बिजनेस गोल्स को इम्प्लीमेंट करती हैं। एंटिटी सर्विसेज जो है वो एंटिटीज को या डाटा के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं और उसके हिसाब से ऑपरेशंस हमें देती हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ऑपरेशंस। फंक्शनल सर्विसेज हैं जो हमारी कंप्यूटर रिलेटेड होती हैं, कि जैसे ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन वाली सर्विसेज होती हैं। और फिर यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं जो कॉमन सर्विसेज हैं, रीयूजेबल सर्विसेज हैं, जैसे कीबोर्ड्स वगैरह को रीड करने वाली बेसिक इनपुट आउटपुट वाली होती हैं, और इवेंट लॉगिंग होती है, नोटिफिकेशंस होती हैं। ठीक, तो सर्विस ओरिएंटेड जो है लेयर्स के अंदर है। अब कंप्लीट पिक्चर हमारे पास बन गई। सर्विस ओरिएंटेड की डिफरेंट सर्विसेज की डिफरेंट टाइप हैं, और सर्विस ओरिएंटेड जो है वो लेयर के अंदर है। और इन लेयर्स में ये क्या कर रहा है कि सबसे बॉटम पे हमारे पास बेसिक जो APIs हैं वो आ रही हैं। फिर देन वी हैव द बेसिक सर्विसेज। इन बेसिक सर्विसेज को मिला के, जैसे इन दो सर्विसेज को मिला के हमारे पास कंपोज्ड सर्विसेज बन जाती हैं, और कंपोज्ड सर्विसेज की कॉम्बिनेशन से हमारे पास कंप्लीट एप्लीकेशन बन जाती है। क्यों लेयर करते हैं? क्योंकि फ्लेक्सिबल कंपोजिशन है। जो लेयर्स वाले फायदे हमें हो रहे थे, जो हमने पहले भी देखे थे, वो अभी भी हो रहे हैं। लेयर्स का मतलब फायदे क्या हो रहे थे फ्लेक्सिबल कंपोजिशन के? आप ये पूरी लेयर जो है रिप्लेस कर दें, इसकी तीनों की तीनों सर्विसेज किसी और सर्विसेज से चेंज कर दें, तो आपकी इसको फर्क नहीं पड़ेगा, इनको मिनिमम फर्क पड़ेगा। ठीक है, रीयूज बहुत ज़्यादा बहुत आराम से हो सकता है। स्टैंडर्ड्स, फंक्शनल स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं लोअर लेयर्स के अंदर। कस्टमाइजेशन आसान है, कंसर्न सेपरेट हो गए, और हर डिफरेंट लेयर पे हम डिफरेंट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है कि लेयर्स, सिंस SOA भी सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर भी लेयर्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और पहले भी हमारे पास लेयर्स ही थी, तो डिफरेंस क्या है? SOA हेट्रोजीनियस है, एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ज़रूरी नहीं है कि बनाओ, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हो सकता है। 3 टियर्ड आर्किटेक्चर जो है होमोजीनियस है। अगर आपने मल्टीपल टियर्स के अंदर बनाना है तो ये सारे आपको सेम ही रखने पड़ेंगे। ये इसके साथ कम्युनिकेट तभी करेगा जब इसकी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर होगी। लैंग्वेज डिपेंडेंट है, इधर जावा डाली है तो फिर इधर भी जावा ही डालें। ठीक है, सर्विसेज जिसने बनाई है डिफरेंट लैंग्वेजेस में हो सकते हैं। सेंट्रलाइज एप्लीकेशन टियर्स होती हैं 3 टियर में, और डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं सर्विसेज SOA में। 3 टियर्ड कोड सेंट्रिक
एप्लीकेशंस हैं जिनका फोकस ये होता है, हम बात ही अपनी शुरू कोड से करते हैं और उसी के ऊपर लेकर चलते हैं कि क्या फीचर्स बनाने हैं, जबकि एसओए फ्लेक्सिबल कंपोजिशन है, ठीक है। कॉन्स्टेंटली हम नए फीचर्स डाल सकते हैं, पुराने फीचर्स को कम्प्लीटली लेट गो भी कर सकते हैं। 3 टियर जो है वो रिक्वेस्ट रिप्लाई सीक्वेंस के अंदर बनता है, यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है, उधर से फुलफिल होकर आती है। एसओए में डिफरेंट क्या है कि ये पब्लिश सब्सक्राइब में भी जा सकता है और ये इवेंट्स को भी हैंडल कर सकता है, ठीक। इसकी थोड़ी सी और भी डिटेल हम देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि ये पब्लिश सब्सक्राइबर से क्या मुराद है और इवेंट से क्या मुराद है। लेकिन सिंपली आपको बता दूं कि इवेंट्स या पब्लिश सब्सक्राइबर तब होते हैं कि जब आपको ऑटोमेटिक ट्रिगरिंग हो रही होती है, एक चीज अपडेट होती है तो उसकी बेसिस पे दूसरी चीज ऑटोमेटिक खुद से अपडेट हो रही है, आपको एक्सप्लिसिटली जाके करनी नहीं पड़ती। अब ये हमारे पास जो है एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी की एग्जांपल है जो कि मल्टीपल सर्विसेज के थ्रू बन रही है, ठीक। तो हमारे पास एयरलाइन बुक की सर्विस है, होटल की सर्विस है, कार रेंटल की सर्विसेज है और जो अट्रैक्शंस की सर्विसेज होती है कि कौन कौन सी जगह हैं यहाँ पे देखने वाली, ठीक है। और इनके अपने डाटाबेसेस हैं जो ये खुद मेंटेन कर रहे हैं। होटल के अपने डाटाबेसेस हैं, कार रेंटल के अपने और एयरलाइन बुक के अपने डाटाबेसेस हैं। मेरी एप्लीकेशंस क्या कर रही है कि वर्कफ्लोस डिफाइन कर रही है कि इनसे डाटा आएगा और कैसे जाएगा, और कंस्ट्रेंट डिफाइन कर रही है कि क्या क्या चीज़ें एक्सेस करनी है, क्या नहीं करनी। बिजनेस रूल्स बना रही है कि बजट्स और शेड्यूल्स कैसे बनेंगे, और ट्रैवल एजेंट का जो मेन क्लाइंट है जो इन सब से बात करेगा वो हमने डेवलप कर लिया। और अब दिस इज द पार्ट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग, दिस इज द पार्ट वेयर यू कैन यूज द सर्विसेज ऑलरेडी, ठीक है। और इस सारे के कलेक्शन से हमें एक सोफिस्टिकेटेड एप्लीकेशन मिल जाती है। बेनिफिट्स सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के, एबिलिटी टू बिल्ड बिजनेस एप्लीकेशंस फास्टर, हर चीज खुद नहीं बनानी पड़ रही, इसमें से जितने हमारे पास ये थे कि ये हमने रिसीव किए थे, क्रिएट नहीं किए थे, इस वजह से हम जल्दी बना सकते हैं। ईजियर मेंटेनेंस, आपके पास चीज़ें कम हैं जो आपने खुद बनाई हैं तो आप मेंटेन या अपडेट भी आराम से कर सकते हैं। बिजनेस एजिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, नए फीचर्स डालना पुराने निकालना आराम से हो सकता है। एंड लो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। अब ये भी यही है कि ओनरशिप उस रेफरेंस पे है कि हमने मेंटेन करना है तो हमारे पास मेंटेनेंस की कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगी। सो टुडे वी हैड detailed introduction to service oriented architectures। हमने ये देखा कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर्स की ही कैटेगरी है। सर्विस ओरिएंटेड हमारे पास रिलेटिवली न्यू आर्किटेक्चर है जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को एज सर्विसेज लेता है, और सर्विसेज बेसिकली हैं तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स ही, लेकिन ख़ास बात ये है कि ये इंडिपेंडेंट है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये आपको इनके लाइसेंसेस खरीदने पड़ते हैं। ये इंटरनेट पे हर एक के लिए अवेलेबल है, ठीक है। फिर हर एक की अवेलेबिलिटी से हमने ये देखा कि फिर 2-4 बातें आ जाती हैं कि ये डिस्कवरेबल होना चाहिए, इसका कोई इंटरफेसेस पब्लिश होने चाहिए और कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास साइन होया हुआ होना चाहिए, ठीक। फिर हमने देखा कि एसओए सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर क्या है, और उसमें ख़ास बात बस इतनी सी थी कि एसओए जो है वो लेयर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है। मल्टीपल लेयर्स हैं और मल्टीपल लेयर्स पे मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं। हमारे पास बेसिक सर्विसेज हैं, बेसिक सर्विसेज के ऊपर कंपोजिट सर्विसेज हैं और कंपोजिट सर्विसेज के ऊपर एंड कंप्लीट एप्लीकेशन है। सो आपका काम ये है कि डू लुक इनटू दीज, ज़रूर इसके सप्लीमेंट्री नोट्स जाके देखिए और ज़रूर ये देखिए कि कौन कौन सी सर्विसेज आपको मालूम है, या आपकी एक छोटी सी टास्क है कि गो लुक फॉर द सर्विसेज यू नो। बहुत सारे लोग सर्विसेज दे रहे हैं, क्लाउड पे सर्विसेज मिल रही हैं आप, सो लिस्ट डाउन अ फ्यू ऑफ दोस कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो आपने एक या दूसरे नोइंगली अननोइंगली, हम सारे कंप्यूटर यूजर सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं, तो आप लिस्ट डाउन करें कि आपने कौन कौन सी की हुई हैं, कौन कौन सी फेमस सर्विसेज अवेलेबल हैं लार्ज जो है हमारे सॉफ्टवेयर कंपनीज की तरफ से, गूगल की तरह की कंपनीज की तरफ से, ठीक है। We'll continue more with the architectures next, and I hope you've had fun in today's lecture. Till next time, that's all, and thank you.